Okay, so next we are going to discuss about the consistency, मतलब how you check the consistency and inconsistency of the system of the equations. देखिए हमारे पास अगर ax इक्वल टू बी, मतलब इस टाइप की, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेसन में बताया था कि इस टाइप की हमारे पास जो है इक्वेशंस बन जाती हैं. तो x इक्वल टू a इनवर्स b. ठीक है, अब हम इसका ये वाला पार्ट बना लेते हैं और x मैट्रिक्स जो होती है दैट इज अ वेरिएबल वाली मैट्रिक्स होती है. उसके साथ हम बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं. वी विल सॉल्व द सम, दैट विल बी मोर क्लियर टू यू जब हम इसका सम्स को सॉल्व करेंगे. तो मैं आपको बताने लगी थी कि कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम को हमने कैसे चेक करना है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने होल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि ये पेपर में जैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि हाउ टू मतलब एग्जामिन करें कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो आपने क्या चेक करना है कि आपने कि देखना है कि अगर तो ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, जीरो है. जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है जो जीरो नहीं है. अगर वो जीरो नहीं है तो इसका मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. आपको पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू जॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है. ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं होता उस केस में इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल होती है. सो इन दिस केस अगर तो जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू जीरो भी है तो इस केस में क्या होता है, इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. यूनिक सोल्यूशन यानी कि ए की सोल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड की सिर्फ एक एक वैल्यू आएगी. ठीक है, सो इन दिस केस आपने याद रखना है कि इसका जो सिस्टम कौन सा एक होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा. ठीक है जी, अगर जस्ट सिंपली आप सिर्फ डिटर्मिनेंट ए को चेक करोगे, इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आप लिख दोगे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन एंड अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस. तो नेक्स्ट अभी बारी आएगी हमारी केस टू डिस्कस करते हैं. अगर मान लो कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट ए आपने चेक किया वो आ गया जीरो. ठीक है, यानी कि ए क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. इन दिस केस आपने ये देखना है कि हमने पहले पढ़ा था कि इनवर्स ऑफ ए जो है इस केस में बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है ना, पर अभी थोड़ा सा वो ये चेंज है इसमें कि ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, किसी किसी केस में एग्जिस्ट कर भी सकता है और किसी किसी केस में एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता. वही हमने इसमें पढ़ना है कि किस में एग्जिस्ट करेगा और किस में एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है जी, तो देखिए सब केस वन. देखिए अगर तो जब भी आपका डिटर्मिनेंट ए जीरो आ जाए तो आपने फिर सब केस वन चेक करना है. आपने क्या चेक करना है कि एडजॉइंट ए, उसका एडजॉइंट निकालना है, जो भी मैट्रिक्स ए गिवन होगी उसका एडजॉइंट निकालना है और उसके साथ बी वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना. एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना. ठीक है जी, एडजॉइंट ए और बी का जो प्रोडक्ट है इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है जी, अगर तो ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, हम जो इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. ठीक है, अब इससे हम बताएंगे कि जो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है. तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सिंपली हम लिख देंगे कि अगर इनकंसिस्टेंट है तो क्या है, इसका नो सोल्यूशन है. तो अब सब केस वन ये हो गया कि टू चेक एडजॉइंट ए बी का प्रोडक्ट चेक करना है. ठीक है, अगर तो ये जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा तो क्या है, इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, अगर ये आ जाए जीरो तो इट मे बी कंसिस्टेंट, इट मे बी इनकंसिस्टेंट. ठीक है, तो अगर कंसिस्टेंट है तो हम अगर कंसिस्टेंट है इसका मतलब कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता तो इन्फाइनाइटली मैनी होगा, यूनिक वाला नहीं कभी भी वो केस आएगा. कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है बट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा वो वाला, और वो यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा. अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो वो क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा. ठीक है जी, आपने सिर्फ अभी इतनी बात अपनी माइंड में रखनी है, इस स्ट्रक्चर को इतना आपने समझना है. एक बार मैं फिर से सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ स्ट्रक्चर को. आपने सिंपली चेक करना है कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल है या नहीं है. अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका यूनिक सोल्यूशन है और वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिंपली. ठीक है जी, ये बात यहाँ पे खत्म होगी. केस टू है अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ जाता है. अगर जीरो आ जाता है तो आपको फिर फर्दर एक और स्टेप करना पड़ेगा, उसके सब केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा. आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए बी का प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट है ना वो फाइंड आउट करोगे. उस प्रोडक्ट को चेक करोगे कि उसका आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो. अगर तो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा आप लिखोगे कि दैट सिस्टम इज हैविंग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, अगर वो जीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है, देन इट मे बी कंसिस्टेंट, देन इट मे बी इनकंसिस्टेंट. ठीक है जी, वो हम चेक करेंगे. ठीक है, फर्दर. बट आपके जो जैसे आपके जितने भी सम्स गिवन है ना इन प्लस टू क्लास,
वी आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड आवर सेल्फ टू फाइंड आउट द यूनिक सोल्यूशंस ओनली, ठीक है। वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट द इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और अदर सोल्यूशंस हमको कंसिडर नहीं कर रहे, बट इस सिर्फ कोई आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम सिर्फ यूनिक सोल्यूशंस को सिर्फ उसको देख रहे हैं, ठीक है जी। So next we are going to discuss some of the examples from the NCERT. Examine the consistency of the system of the equation, कि हमने consistency examine करनी है। तो देखिए मेरे पास ये equations given है, दो equations given है, दो equations ना two variables, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसकी मुझे coefficient matrix बनानी है। coefficient matrix में क्या करूँगी, इसमें इसका वेरिएबल x का वेरिएबल 1, इसका वेरिएबल इसका जो कॉफिशेंट है, x का कॉफिशेंट 1, y का कॉफिशेंट 2 यहाँ पे लिख लिया। कॉफिशेंट मैट्रिक्स बनानी है मुझे, x का कॉफिशेंट 2, y का कॉफिशेंट 3, मैंने ये लिख लिया। इसके बाद वेरिएबल्स क्या थे, x एंड y, ठीक है, वेरिएबल्स, और इसके साथ ये पहले तो आपको कुछ इस तरीके की ये बना लेनी है। इसको हम क्या लेंगे, ये इसको लेंगे x इक्वल टू बी, तो ये ax इक्वल टू बी वाली फॉर्म बन गई है हमारे पास, ठीक है। तो अभी मुझे कंसिस्टेंसी बतानी है, तो सिर्फ मुझे क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट a चेक करना है मुझे, अगर वो जीरो है या नहीं जीरो है। तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी, डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं, दिस इज a। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो क्या आएगा, 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1। -1 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट a जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, अगर जीरो के इक्वल नहीं है, इट मीन्स इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको वही वाले केसेस को डिस्कस कीजिए, याद कीजिए जो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो लेसन में बताया कि ये डिटर्मिनेंट a अगर जीरो नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। इसका क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है जी। और क्या आएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है जी। इस तरीके से आप करोगे ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, ये वाला भी इसी तरीके से आप इसके मैट्रिक्स बना देंगे, 2 - 1 1 और 1। कॉफिशेंट्स की ले लेनी हमने। इसके बाद x एंड y इक्वल टू 5 एंड 4, ठीक है। इसी तरीके से ax इक्वल टू b, आप पेपर में प्रॉपरली लिख सकते हैं कि a इज दिस मैट्रिक्स, x इज दिस, b इज दिस, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए a का डिटर्मिनेंट, उसी तरीके से हमने इस कंसिस्टेंसी चेक करनी है। a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा मेरे पास, देखो 2, यहाँ पर 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0। सेम केस a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है जी। थर्ड केस देखते हैं यहाँ पे, यही वाला। इसकी फिर मैं एक मैट्रिक्स बना लेती हूँ, 1 3 2 एंड 6, ठीक है जी। और यहाँ पे x y वेरिएबल की, और यहाँ पे 5 एंड 8, ठीक है जी। देख लीजिए एक बार, तो यहाँ पे फिर से ax इक्वल टू b, a का मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 × 6 6 एंड 3 2s are 6, 6 - 6 is 0, सो हियर डिटर्मिनेंट a क्या आ गया, 0। तो अब ये केस जो है वो डिफरेंट हो गया। इस केस में अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट a अगर 0 है तो इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें चेक करना पड़ेगा इन a इनवर्स इट मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। इट मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, एडजॉइंट a को b के साथ इसका प्रोडक्ट है जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सब केस जो हमें वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सब केस जो है वो किस तरीके से चेक करेंगे, एडजॉइंट a का b के साथ प्रोडक्ट, सबसे पहले तो एडजॉइंट a निकाल लेते हैं। एडजॉइंट a कैसे आएगा, मैंने आपको मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बताया हुआ, बहुत ही ईजी और सिंपल शॉर्टकट मेथड के साथ। किस तरीके से, ये देखिए इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, हमें इंटरचेंज कर देना है, यानी कि 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, इन दोनों एलिमेंट्स के क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो एडजॉइंट a आ गया मेरे पास। अभी मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है, क्या, एडजॉइंट a b का प्रोडक्ट। एडजॉइंट a है ये -2 और ये भी 1, b क्या है यहाँ पर 5 और 8, ठीक है जी। अब इसका मैं अगर प्रोडक्ट फाइंड करूँ तो मेरे पास आएगा 3 × 5 = 30, 30 - 24, यहाँ पे -10 + 8 विच इज इक्वल टू 6 एंड -2, ठीक है। तो ये भी क्या है, वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम देखिए
कंसिस्टेंसी कैसे बतानी है। अब मैंने क्या डिस्कस किया था कि एडजॉइंट ए का बी के साथ प्रोडक्ट चेक करना है। अब ये भी जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल नहीं है। देखो हमने चेक किया कि डिटर्मिनेंट ए जीरो आया था, डिटर्मिनेंट ए जीरो आने के बाद मुझे सब केस उसके चेक करने थे। सब केस में मुझे एडजॉइंट ए बी का प्रोडक्ट चेक करना था और एडजॉइंट ए बी का प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल ना आए तो सिस्टम क्या होता है, क्या लिखेंगे हम इसका, नो सोल्यूशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ऑलवेज क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम एक तो और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट वी विल अगेन चेक दी कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें जो है मेरे पास तीन इक्वेशन, आपको पता है कि तीन इक्वेशन अगर सॉल्व करनी है तो मेरे पास तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स में है। सो देखिए इसको जो है वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी, कैसे, 5 -1 4 2 3 एंड 5 एंड 5 -2 एंड 6 कोफिशिएंट्स ले रही। ये मैंने बना ली है इसकी वेरिएबल वाली मैट्रिक्स। ठीक है जी, और ये यहाँ पे 5 2 एंड -1। ठीक है जी। अब मुझे इसका कंसिस्टेंसी चेक करनी है, यानी कि मुझे क्या चेक करना है, पहले इसको मैं लिख देती हूँ। एक्स इक्वल टू बी वाली फॉर्म में, ये ए है, ये एक्स है, ये बी वाली मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है। अब ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे, मुझे बाय एक्सपेंडिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय एक्सपेंशन मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। 5 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपैंड करूँगी। 5 अगर मैं इसको लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, 3 5 -2 एंड 6। ठीक है जी, ये -1 है, ऑलरेडी हम एक माइनस और लगाते हैं, तो ये आएगा क्या, 2 5 5 एंड 6 प्लस 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 3 5 एंड -2। ठीक है जी। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 6 18, ये आएगा +10, ये +1 2 6 12 12 -25 +4 2 2 -4 -15। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 5 28 +1, ये आएगा -13 +4, ये आएगा -19। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ए मेरे पास क्या आ गया, 51। इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं है, तो मैंने आपको बताया हुआ है। आपने याद रखना कि इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, इसका होगा यूनिक सोल्यूशन एंड और कौन सा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक और केस डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इस केस में मुझे क्या है, इस केस में मैं फिर से वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेती हूँ। 3 -1 2 0 2 एंड -1 एंड 3 -5 एंड 0। ठीक है, सो एक्स वाई एंड जेड इसके साथ 2 -1 एंड 3। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे बना ली है मैट्रिक्स यहाँ पर। तो नेक्स्ट अब मैं इसको फिर से ए एक्स इक्वल टू बी वाली फॉर्म है, ये डिटर्मिनेंट ए चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए कैसे चेक करूँगी। अब देखिए, आपको मैंने डिटर्मिनेंट का मेथड बताया हुआ। डिटर्मिनेंट हम उसी साइड का सॉल्व कर लेते हैं जिस साइड में ज़ीरो सबसे ज़्यादा होती है। तो ज़ीरो इसमें जो है वो यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम एक्सपैंड कर सकती हूँ, बाय यूजिंग लास्ट वाली रो जो है इसके अकॉर्डिंग भी एक्सपैंड कर लेती हूँ। तो फर्स्ट रो कॉलम के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपैंड कर लेती हूँ, इसमें ज़ीरो है। तो 3 ये गया, तो कह रहा है क्या रह जाएगा, 2 × 0 0, 5 -5 × -1 इज़ 5, एक माइनस हम लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये ज़ीरो के अकॉर्डिंग मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो +3 और ये कैंसिल हो गए यहाँ पे, -1 × -1 इज़ 1 1 माइनस यहाँ पे आएगा 4, इट इज़ इक्वल टू 3 × -5 इज़ -15, यहाँ पे आएगा 3 × -9। ठीक है जी। सो हाँ जी, देखिए यहाँ पर 3,
ये माइनस इसको एक्सपैंड करते हैं, ये 3 और ये कैंसिल हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, और यहाँ पर देखिए -2 था, ये मैंने गलती से लिया नहीं, यहाँ पे है -2, ये 1, 2 मल्टीप्लाई -2 इज़ -4, ऑलरेडी हम माइनस लेते तो यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है। सो 3 यहाँ पे आएगा, 4 + 1 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 इज़ 15, सो ये आएगा यहाँ पे 15, ठीक है जी, +15, तो ये आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पर क्या है, 0। तो ये केस कौन सा केस आएगा, इसमें मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम देखेंगे कि ए इनवर्स इट मे एग्जिस्ट और इट मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी को हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है जी। तो वो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए मुझे एडजॉइंट ए और बी का जो है वो प्रोडक्ट को उसको चेक करना पड़ेगा कि ये क्या आता है, इट मे बी 0, ठीक है, इट मे बी 0 और इट मे बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी, नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एडजॉइंट ए को, ठीक है। मैं इसका जो है डायरेक्टली इसका आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे, -5 10 5 -3 6 3 -6 12 एंड 6। आप इसको यूजिंग द को फैक्टर्स वाला जो मैंने आपको मेथड करवाया हुआ, आप उसको एडजॉइंट निकाल सकते हैं उसकी ही हेल्प के साथ, ठीक है। एडजॉइंट ए ये मेरे पास आ गया। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, प्रोडक्ट निकालूंगी, बी वाली मैट्रिक्स होती है ये वाली, सो 2 -1 एंड 3, इसका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 इज -10, आगे भी इसी को इसके साथ -10 + 15, ठीक है। ये वाली सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यू गिवन है कॉलम, ठीक है। इसके साथ -6 + 9, -6 मल्टीप्लाई 2 इज -12, ये 12 मल्टीप्लाई -1 इज -12 + 18, सो ये मेरे पास आ गया मैट्रिसेस, ये और ये कैंसिल हो गया, -10 -20 + 15 दैट इज इक्वल टू -5, दिस इज -3, ये और ये -24 + 18 इक्वल टू -6, ठीक है जी। ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गया विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अब ये एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट मेरे पास जो मैंने किया था ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। फिर वही केस देख लीजिए कि डिटर्मिनेंट ए चाहे 0 था बट एडजॉइंट ए का बी के साथ प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है मेरे पास, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिंपली हम लिख देंगे कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है जी। आप कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी।